हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 हिंदी में आपको अन्य का मॉडल पेपर बताऊंगा। तो अन्य ने इस बार मॉडल पेपर में 30% सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से मेन एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। तो आज मैं आपको इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और जाने कि 30 क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं जो इस बार अन्य ने सेलेक्ट किए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका एक गद्यांश का क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा क्वेश्चन है? एक गद्यांश का क्वेश्चन है, यानी आपको गद्यांश दे रखा है और कह रहा है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है और बाद में जो नीचे क्वेश्चन है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इसका गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की कौन सी पाठशाला का मुआयना करने गए थे? तो आपको बताना है कि भाई सेठ पुरुषोत्तम दास कौन सी पाठशाला का मुआयना यानी निरीक्षण करने गए थे। तो पहले का आपका आंसर है दोस्तों सरस्वती पाठशाला। पहले का आंसर है गए एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, सेठ जी का दामन किसने पकड़ लिया था? तो दूसरे का आंसर है दोस्तों आपका मदरसे के अफसर ने। मदरसे का जो अफसर था उसने सेठ जी का दामन पकड़ लिया था। आगे तीसरा क्वेश्चन है, जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूंगी, ये शब्द किसने किससे कहे? तो तीसरे का आंसर है दोस्तों आपका रोहिणी ने मदरसे के अफसर से कहा। यह शब्द किसने कहा भाई? रोहिणी ने कहा। किससे कहा? मदरसे के अफसर से कहा। आगे चौथा क्वेश्चन आपका, यतीम किसे कहते हैं? तो चौथे का आंसर है दोस्तों आपका जो बेघर होते हैं उसे यतीम कहा जाता है। तो आपका चौथे का आंसर है आगे पांचवा क्वेश्चन है, रोहिणी ने अपनी सहेलियों की तरफ गर्व से क्यों देखा? तो पांचवे का ऑप्शन आंसर है दोस्तों क्योंकि अब वो गरीब नहीं रही थी, इसलिए रोहिणी ने अपनी सहेलियों की तरफ गर्व से देखा। आगे छठा क्वेश्चन है, शब्द इत्मीनान का प्रयोग करके बनाए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? तो छठे का दोस्तों आपका आंसर है दंगल कर्मियों ने इत्मीनान से आग पर काबू कर लिया। तो एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे अगले क्वेश्चन आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, यानी आपको एक दूसरा गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, समय का पहिया सदैव चलता रहता है से क्या आशय? इसका अभिप्राय पूछा दोस्तों, इसका आशय पूछा है। तो सातवें का आंसर है दोस्तों आपका समय कभी भी नहीं रुकता, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे आठवां क्वेश्चन है, उन्नति की कुंजी क्या है? तो उन्नति की कुंजी आपको बताना है गद्यांश में पढ़कर कि उन्नति की कुंजी किसे कहा गया है। तो आठवें का दोस्तों आपका आंसर है उच्च योग्यता अर्जित करना। उसे क्या कहा गया है भाई? उन्नति की कुंजी कहा गया है। आगे नौवां क्वेश्चन आपका, का वर्षा जब कृषि सुखाने से क्या अभिप्राय है? तो आपके पास ये एक लोकोक्ति है दोस्तों, इसका आपको अभिप्राय बताना है। तो नौवें का आंसर आपका समय का सदुपयोग जरूरी है। तो समय का सदुपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। आगे चलते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो 10वें का आपका आंसर है समय का महत्व। आपको समय का महत्व बताना है। तो 10वें में समय का महत्व करेक्ट उचित शीर्षक हो सकता है। आगे 11वां क्वेश्चन है, समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? आपको बताना है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। तो 11वें का आपका आंसर है दोस्तों
किसी भी कार्यक्रम में समय पर पहुंचकर, जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर आप समय पर पहुंचो, तो वो क्या आपका समय का सदुपयोग होगा। आगे आगे आपका 12वां क्वेश्चन है, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता मुहावरे का अर्थ है, तो आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 12वें का आपका आंसर है दोस्तों ख। ख एकदम करेक्ट आंसर है। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता है। आगे आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश, इस बार आपको एक पद्यांश दे रखा है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो आप इस पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत न हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आपका 13वां क्वेश्चन है, सब जगह और सब काल में कौन लोग फलते फूलते हैं। तो आपने पद्यांश ध्यान से पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हो। तो 13वें का आपका, जो काम से उगता जाए वो क्या हो भाई, सब जगह और सब काल में फलते फूलते रहते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन है, यत्न का क्या अर्थ है। यत्न का आपको अर्थ बताना है। तो 14वें का आंसर है दोस्तों आपका ख, यातना। यत्न का यहाँ पर क्या अर्थ है भाई, यातना अर्थ है। आगे 15वां क्वेश्चन है, सोचते कहते हैं कुछ कर दिखाते हैं वही का अर्थ बताइए। तो आपके पास जो पंक्तियां दी हुई है उनका अर्थ आपको बताना है। तो 15 का दोस्तों आंसर आपका ख। ख एकदम करेक्ट आंसर है। जो सोचते कुछ है और करते कुछ और है, सोचते कहते जो कुछ दिखाते हैं वही, तो इसका आंसर ख एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 16 क्वेश्चन है, आजकल करना से क्या तात्पर्य है। आपको बताना भाई आजकल करना से कवि का क्या तात्पर्य है। तो 16 का दोस्तों आपके पास आंसर है ख। ख एकदम करेक्ट आंसर है। काम को टालना, आजकल करना का मतलब क्या होता है भाई दोस्तों, काम को टालना होता है। आगे 17 क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हमेशा कामयाब रहता है। तो आपको बताना है कौन व्यक्ति हमेशा कामयाब रहता है। जो विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं घबराता वो व्यक्ति हमेशा दोस्तों कामयाब रहता है। तो 17 का क एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 18 क्वेश्चन है, अगर आप अपने शिक्षक की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपने गृह कार्य को समय पर करते हैं तो आपके बारे में कवि के क्या विचार है। तो कवि के आपको विचार लिखने हैं कि पद्यांश में कवि के क्या क्या विचार है। तो 18 का आंसर है दोस्तों ग। आपको अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तो ये इसका कवि का आशय, कवि के विचार हैं। आगे आपको दोस्तों एक पोस्टर दे रखा है, तो आप इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जो नीचे क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस पोस्टर से आने वाले हैं। तो आगे उपरोक्त पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इन पोस्टर को ध्यान से देखा है दोस्तों, आपने नहीं देखा तो वापस चलते हैं। आप इस पोस्टर को ध्यान से देख लीजिए और आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 19वां प्रश्न है, चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है। तो चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ख एकदम करेक्ट आंसर है। आगे 20वां क्वेश्चन है, चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य में संचालित है। आपको बताना है कि चिरंजीवी बीमा किस राज्य में संचालित है। तो आपका 20वें का आंसर है दोस्तों राजस्थान। ग एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 21वां क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो 21वें का आंसर है दोस्तों 5 लाख रुपए। प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे 22वां क्वेश्चन है, राजेश के परिवार में 12 सदस्य हैं तथा सभी की आमदनी बहुत अच्छी है, क्या राजेश का परिवार भी इस योजना के लिए पात्र है या नहीं, ये आपको बताना है। तो 22वें का आंसर है दोस्तों आपका हाँ बिल्कुल है, क्योंकि चिरंजीवी योजना सभी के लिए है। आगे 23वां क्वेश्चन है, किन परिवारों का प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी।
आपको बताना है कि किन परिवारों का प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी। तो 23वें का आंसर है दोस्तों सैन्य कर्मियों का परिवार, उसका प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी। आगे 24वां क्वेश्चन है, रमेश को 3 दिन में खांसी की शिकायत है, क्या उसे अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, हाँ या ना? ये आपको जवाब देना है। तो 24वें का आंसर है दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। आगे नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों की तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास एक तालिका दी हुई है दोस्तों, उसमें वाद्य यंत्रों की सूची बनाई गई है, तो उन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नीचे दिए गए प्रश्नों के आप आसानी से उत्तर दे सको। 25वां क्वेश्चन है, लोक वाद्यों को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 25वें का आंसर है दोस्तों ग। लोक वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे 26वां क्वेश्चन है, थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपको बताना है कि थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र है, यानी ख इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 27वां क्वेश्चन है, जो वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाते हैं वे हैं? तो आपको फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखने। तो 27वें का आंसर है दोस्तों आपका बांसुरी और मोरचंग, ये दोनों फूंक से बजाए जाते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन है, अवनद वाद्य एवं तत्व वाद्य का सही युग्म छांटे। तो आपको बताना है भाई अवनद वाद्य का कौन सा उदाहरण है और तत्व वाद्य का कौन सा उदाहरण है। तो 28वें का आंसर है दोस्तों आपका घ, चंग एवं सारंगी। चंग है जो अवनद वाद्य यंत्र है और सारंगी है जो तत्व वाद्य यंत्र है। आगे 29वां क्वेश्चन है, आपके घर अचानक नवजात शिशु के जन्म की खुशखबरी का फोन आया है, तो आप अपनी इस खुशी की जानकारी आस पड़ोस में किस वाद्य यंत्र की सहायता से दोगे? तो 29वें का आंसर है दोस्तों ख, प्राय शिशु के जन्म पर थाली बजाई जाती है। आगे 30वां क्वेश्चन है, मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र की आवाज़ दूर तक सुनाई दी जाती है? तो आपका 30वें का आंसर है दोस्तों ग, घंटे की आवाज़ दूर तक सुनाई दी जाती है। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके 30 क्वेश्चन थे और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से जो गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं वो आपके मेन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर ने खुद एनएएस ने सिलेक्ट किया दोस्तों, और एनएएस जो मॉडल पेपर सिलेक्ट करता है उसमें से कम 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप इन 30 प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार करें और अपने एनएएस के मेन एग्जाम की परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ।